हाय नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है लनोवा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर GM। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हम जिस यूनिट की तैयारी कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोर लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और अब जो लेक्चर्स हम करने जा रहे हैं वो है आपके स्पेशल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बिना देरी के हम चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर। पर हाँ, एक निवेदन है आपसे कि लेक्चर तैयार करने में, कोर कंटेंट तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो बिना देरी के हम चलते हैं हमारे लेक्चर की ओर और स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक को। जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो नाम ही इम्पॉर्टेंट है, नाम पे ज़ोर दीजिएगा, ठीक। अगर बहुत हल्का फुल्का क्वेश्चन बनेगा तो वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ की स्पेलिंग को चेंज कर देता है, सिक्योरिटी कर देता है, एक्सचेंज वर्ड को चेंज कर देता है, कुछ और रखता है, बोर्ड के लिए कुछ और वर्ड यूज़ कर लेता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सिक्योरिटीज़ है, एक्सचेंज है और बोर्ड है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी हमारी वो कैसी संस्थान है, स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ये गवर्नमेंट के एक्ट के अधीन बनी हुई ही है, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। इस स्टैट्यूटरी बॉडी के 3 मेन काम हैं। ये 3 मेन काम आप जो है बिल्कुल समझ भी लीजिए, याद भी रखिए, आते ही है। पहला काम है प्रोटेक्टिव फंक्शंस, दूसरा काम है रेगुलेट करना और तीसरा काम है प्रमोट करना, ठीक। तो सेबी इज़ अ प्रोटेक्टर, सेबी इज़ अ रेगुलेटर एंड सेबी इज़ अ डेवलपर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट वो जहाँ शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव एक्सेट्रा क्या होते हैं? ये होते हैं ट्रेड। ट्रेड का मतलब बाय होते हैं और सेल होते हैं। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सिक्योरिटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा और सिक्योरिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, वो कहलाएगा आपका सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये देखिए, मेरे बोलने में भी ये वर्ड नहीं आया, आपको ध्यान रखना है, इट सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये पहले 1988 में एक नॉन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन था, इंस्टीट्यूशन था, बॉडी था। फिर 1992 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। ध्यान रखिए डेट्स, अब हम जो भी पढ़ने वाले हैं इस FM में उनमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, प्लीज़ डेट्स का ध्यान दीजिएगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता हुआ मुझे दिखता है, हर साल के प्रश्न पत्र में, पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से होता है। प्लीज़ इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ समझने लायक तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, याद ही आपको करना है, ठीक। आई रिपीट, सिक्योरिटी के सेबी के 3 काम, प्रोटेक्शन फंक्शन, रेगुलेटिंग फंक्शन और डेवलपिंग फंक्शन, ठीक। 1988 में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, 1992 में स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसको करते हैं, समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। सेबी का मेन काम क्या है? सेबी का मेन काम ये है कि जो भी आपके शेयर मार्केट, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, वहाँ पे पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट करता है, ठीक, यानी वो है इन्वेस्टर। उसको फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस से बचाया जाए, ठीक है। आप सबको एक फेमस केस मालूम है, हर्षद मेहता वाला, ठीक है, जहाँ पे हर्षद मेहता जी जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग करके शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करते थे, जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान होता था, ठीक है। तो सेबी का काम क्या है कि अगर कंपनीज
और इंटरमीडिएटरीज जो बीच में हैं, जो इस सिक्योरिटी मार्केट में अपना काम कर रहे हैं, वो अगर किसी तरीके से इन्वेस्टर्स को फ्रॉड मतलब उनके अगेंस्ट फ्रॉड कर रहे हैं या मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को रोकना सेबी का काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम। ठीक, इसका मतलब सभी इन्वेस्टर्स को बराबर बराबर फेयर ट्रीटमेंट मिले। फेयर ट्रीटमेंट मतलब सबको बराबर बराबर इन्फॉर्मेशन हो, सबके लिए सिक्योरिटी मार्केट ओपन फॉर ऑल हो और परफेक्ट हो। और तीसरा, प्रमोट इन्वेस्टर अवेयरनेस। इन्वेस्टर्स को भी जानकारी, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए समय समय पर, उनके लिए ट्रेनिंग इत्यादि का बंदोबस्त किया जाए, ताकि इन्वेस्टर्स जो है उनको भी शेयर मार्केट के लिए अवेयरनेस होती रहे। तो ये पहला ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव सेबी का, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स राइट। दूसरे फंक्शन पे आते हैं। सेबी का दूसरा काम है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट वही शेयर मार्केट, इनको डेवलप करना। डेवलप करने का मतलब नए नए सिक्योरिटी मार्केट में इनोवेशंस को इनकरेज करना, नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो सिक्योरिटीज वर्ड होता है, जो सिक्योरिटी वर्ड है शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड के लिए लगाया जा रहा है, वो सब क्या है? वो सब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं। तो नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी इंट्रोड्यूस करना ये सेबी का काम है। और इस मार्केट के लिए जो इंफ्रा चाहिए उसको भी इम्प्रूव करना। अब ये मार्केट बेसिकली कैसा हो चुका है? डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल मार्केट में इंफ्रा के लिए होता मतलब है डिजिटल टूल्स, ठीक, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह। तो इस मार्केट को डेवलप करने के लिए इंफ्रा को डेवलप किया जाए, ठीक है, और उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है, आपको पता है। तीसरा फंक्शन जो सेबी का आता है वो है रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। रेगुलेशन का मतलब होता है भैया चलाना, सिक्योरिटी मार्केट को सही तरीके से चलाना। सिक्योरिटी मार्केट में होते हैं स्टॉक एक्सचेंज, हमारे इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इंटरमीडिएटरीज होते हैं, दलाल होते हैं, मर्चेंट बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। इन सबको रेगुलेट करना, इनके क्या गाइडलाइंस हो गए, इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, कैसे ये काम करेंगे, ये सब डिसाइड करेगा सेबी। दूसरा, इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी रहे और ये एफिशिएंटली काम कर पाए। तीसरा, ये किसी भी प्रकार का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना करे, ऐसा कुछ ना करे जो कि इन्वेस्टर्स के हित के अगेंस्ट जा रहा हो। तो ये आपके सेबी के प्रोबेबली सबसे मेन काम। आई रिपीट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यहाँ से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है, पक्के हैं, ठीक। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आते हैं टॉपिक पावर्स ऑफ सेबी पे। अब सेबी के पावर्स को तीन तरीके से डिवाइड किया गया है: क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स, क्वासी जुडिशियल पावर्स और क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक। तो लेजिस्लेटर के नाम पे भी कुछ पावर्स है, जुडिशियल पावर्स भी दिए गए हुए हैं और एग्जीक्यूट करने के लिए भी पावर्स सेबी को दिए गए हुए हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या है? लेजिस्लेटिव पावर्स में सेबी जो है वो रेगुलेशन बना सकता है, रूल्स बना सकता है। सेबी समय समय पे गाइडलाइंस जारी कर सकता है, इन्वेस्टर्स के लिए भी और मार्केट इंटरमीडिएटरीज के लिए भी, ठीक। और सेबी ये भी कह सकता है कि मुझे सारी जानकारी चाहिए अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जैसे मैंने आपसे कहा वैसे मुझे जानकारी चाहिए। तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स जो है सेबी के पास दिए हुए हैं, तीन दिए हुए हैं: कैन फ्रेम रेगुलेशन, कैन इशू गाइडलाइंस एंड ही विल वांट डिस्क्लोजर्स इन द प्रॉपर नॉर्म्स एज पर प्रिस्क्राइब्ड। ये तीन दिए हुए हैं आपके क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स में। ऐसे ही क्वासी जुडिशियल पावर्स भी है। वो ये कर सकता है कि वो इंक्वायरी बिठा सकता है, इंक्वायरी डिस्प्यूट के अगेंस्ट में। डिस्प्यूट किसके बीच में हुआ होगा? डिस्प्यूट हुआ होगा आपका या तो स्टॉक मार्केट के बीच में, या कंपनी या इंटरमीडिएटरी और इन्वेस्टर्स के बीच में। तो ये डिस्प्यूट हुआ होगा, ठीक है। तो विद इन द कंपनी या अमंग द कंपनी, इंटर जो भी बोलना चाहते हो आप,
और इन्वेस्टर्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट हुआ होगा उन डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हियरिंग्स, और हियरिंग के बाद ऑर्डर्स पास करेगा, जजमेंट पास करेगा, और फिर किसी एक पार्टी को अगर लग रहा है उनको कि उन्होंने गलत किया है तो सेबी पेनल्टी भी उन पर लगा सकता है। तो कैन पेनलाइज, विल पास ऑर्डर्स एंड हियर द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। क्वासी जुडिशियल पावर्स। तीसरा आता है क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव का पावर्स का मतलब होता है कि भैया हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इंस्पेक्शन मेन काम है। सेबी जो है इंस्पेक्ट कर सकता है कंपनीज के, स्टॉक मार्केट के, इंटरमीडिएटरीज के रिकॉर्ड। अगर कुछ वायलेशन हो रहा है यानी कोई गलती हो रही है इनके द्वारा तो वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकता है और उनको फोर्स भी कर सकता है कि भैया कंप्लायंस को फॉलो करो। कंप्लायंस का मतलब होता है गाइडलाइंस को, रूल्स को फॉलो किया जाए, ठीक, कंपलसरी फॉलो करना है आपको। तो ये सेबी के 3 पावर्स, क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव पावर्स, ठीक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ कर लीजिएगा सेबी के कौन से पावर्स आपके इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 3 तो यहाँ दिख रहा है, चौथा एक और डाल देगा वो इसमें, क्वासी कुछ नाम डालकर, और कहेगा ऑड वन आउट निकाल दो भैया, इनमें से कौन सा पावर नहीं है, क्वासी डेवलपमेंट पावर्स, ठीक, ऐसा लिख दिया। अब क्वासी डेवलपमेंट पावर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्वासी लेजिस्लेटिव है, क्वासी जुडिशियल है और क्वासी एग्जीक्यूटिव है, यही 3 पावर है। आपका ऑड वन आउट हो जाता है क्वासी डेवलपमेंट। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट्स है, फैक्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी के पेपर में 40% फैक्चुअल डेटा ही आता है, ठीक। तो फैक्चुअल डेटा के हिसाब से आप ध्यान दीजिएगा। इस स्लाइड में काम की चीज़ें दी हुई है। सबसे पहले जो चेयरमैन होगा सेबी का, उसको अपॉइंटमेंट कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी हर साल बार बार पूछता है, एक नहीं 2-4 आते हैं, ठीक, अलग अलग आपके डोमेन एरिया से। ये बहुत बार आता है, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? आंसर इज सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 2 और मेंबर होते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं। उसके अलावा एक मेंबर और होता है जो आरबीआई का होता है, और बाकी मेंबर्स होते हैं जो को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। प्लीज़ इसको कर ही लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है। और आज की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कि 2026 में सेबी का करंट चेयरमैन कौन है, तो उनका नाम है तोहिन कांता पांडे। याद कर लीजिए इसको, फैक्चुअल डेटा है, इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो आई होप इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, ठीक। प्लीज़ जितनी भी स्लाइड्स चल रही है सब फैक्चुअल है, आपको याद ही करना है, ठीक है। इनको आप समय रहते याद कर लीजिएगा। कुछ कमिटीज़ बनी थी सेबी के प्रॉपर गवर्नेंस के लिए। कमेटी में एक कमेटी बनी थी 1999 में, ध्यान दीजिएगा। कमेटी का नाम था कुमार मंगलम बिरला कमेटी, ठीक है। फिर कह रहा हूँ आपसे, फैक्चुअल डेटा है, आने के चांसेस 100% है। इस कमेटी की मेन थ्योरी क्या थी, रिकमेंडेशन क्या था? वो कमेटी ने कहा कि हमारा फोकस होगा कॉरपोरेट गवर्नेंस पे, यानी कंपनी कैसे काम कर रही है उस पर ध्यान दिया जाए। सेबी का मेन फोकस अभी यहाँ होना चाहिए। 1999 में कुमार मंगलम बिरला कमेटी ने ये अपना जजमेंट दिया या रिकमेंडेशन दिया। ऐसे ही 2003 में फिर एक और कमेटी आई, उस कमेटी का नाम था नारायण मूर्ति कमेटी। तो नारायण मूर्ति कमेटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने भी बात करी कि जो गवर्नेंस है, जो सरकारी काम करने का तरीका है, उसमें चेंजेस आने चाहिए, ठीक। तो गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बातें किसने करी? नारायण मूर्ति कमेटी ने करी। 2013 में ये कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। 2017 में एक और कमेटी आई, उदय कोटक कमेटी, ध्यान दीजिए। उन्होंने भी बात करी कि भैया काम करने के तरीके को, गवर्नेंस को और मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही एक कमेटी थी 1997 में, दवे कमेटी, और दवे कमेटी ने कहा कि म्यूचुअल फंड के रिफॉर्म्स को मजबूत करना पड़ेगा। जिस म्यूचुअल फंड की हम आज बातें करते हैं वो 1991 में उसकी बातें दवे कमेटी ने कर ली थी, म्यूचुअल फंड रिफॉर्म्स की, ठीक। तो म्यूचुअल फंड के रिफॉर्म्स को मजबूत करना पड़ेगा, और आप देख रहे हो आज की डेट में म्यूचुअल फंड के बहुत अच्छा रेगुलेट होता है, ठीक। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं, प्लीज़ याद कर लीजिएगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक। अब कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर
जो कि आ सकते हैं। जैसे कि पहला टर्म वॉश ट्रेडिंग। वॉश ट्रेडिंग का मतलब क्या? वॉश ट्रेडिंग का मतलब होता है एक ही समय पर बाय भी करना और सेल भी करना वही सेम सिक्योरिटी, ताकि ऐसा लगे कि मार्केट में ये पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ट्रेड हो रही है। यानी एक्चुअली काम क्या है? वॉल्यूम को बढ़ाना। वॉल्यूम का मतलब होता है बहुत सारे बायर्स उसी वक्त उसी सिक्योरिटी को ख़रीदना चाहते हैं, बहुत सारे बायर्स उसी सिक्योरिटी को उस वक्त बेचना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग उस टाइम पे उस सिक्योरिटी के लिए मार्केट में अवेलेबल है। ये कहलाता है वॉल्यूम। ठीक, तो कुल मिला के अगर एक ट्रेडर उसी समय सेम टाइम पे वही सेम सिक्योरिटी को बाय भी करता है, सेल भी करता जाता है, ताकि वॉल्यूम दिखे कि शेयर मार्केट में इस शेयर को लेकर या इस सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, ठीक, तो ये कहलाती है वॉश ट्रेडिंग। कुल मिला के ये हाइप करना होता है कि ये सिक्योरिटी जो है बहुत ट्रेंड में है, इसी को ख़रीदा बेचा जाए मार्केट में, तो ये कहलाती है वॉश ट्रेडिंग। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही होता है एक वर्ड पंप एंड डंप। पंप एंड डंप का मतलब क्या? पंप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को फुलाना। ठीक, तो स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लेट करना, जानबूझकर करना आर्टिफिशियली, और फिर उसे बेच देना हायर रेट पर। ठीक, ये भी अभी एक बहुत बड़ा स्कैम था जो कि रिसेंटली नोटिस में आया था आपके सेबी में। ठीक, तो जानबूझ के शेयर के प्राइस को बढ़ाते जाना, ठीक है, उस लालच में और इन्वेस्टर्स भी आएंगे, उस शेयर को खरीदेंगे कि यार ये शेयर के रेट तो बड़े अच्छे बढ़ रहे हैं, और फिर जब एक टाइम पे सैचुरेशन आ जाए शेयर के प्राइस में तो उसको उठा के तभी की तभी बेच देना। तो यहाँ पर भी ट्रेडर ने क्या किया है? पंप एंड डंप किया हुआ है। ठीक, पहले पंप किया, प्राइस बढ़ाई और फिर डंप कर दिया, यानी तुरंत बेच दिया एकदम से। ठीक, तीसरा है इनसाइडर ट्रेडिंग। बहुत बार सुना होगा वर्ड आपने, और ये नॉर्मली आता रहता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट में बहुत इंटरमीडिएटरीज होते हैं, यानी दलाल ब्रोकर्स, और ये दलाल ब्रोकर्स जो है आपको गाइड करते हैं कि ये शेयर खरीदना है, ये शेयर मत खरीदो, ये अच्छा है, ये बुरा है, आगे जाके फ्यूचर में ये शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है। अरे उनको जो मालूम है उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, उसके तरीके होते हैं। आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लो, आप टेक्निकल एनालिसिस कर लो, वो अलग बात है। ठीक, बाकी आपके इंटरमीडिएटरी ने क्या किया कि कंपनी के अंदर के किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को पकड़ा और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल ली कि तुम्हारी कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या होने वाला है तुम्हारी कंपनी के साथ। और ये इन्फॉर्मेशन जो थी कॉन्फिडेंशियल थी कंपनी की। इस इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसने ट्रेडिंग करना चालू कर दी उस शेयर्स में। अगर उसे खबर लग गई कि ये शेयर मार्केट में बढ़ने वाला है, कंपनी के कुछ अच्छे रूल्स और मतलब कुछ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, कुछ कंपनी कुछ अच्छा एक्सपेंशन का सोच रही है, तो ये जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है अगर ये बाहर आ जाते हैं और ट्रेडर उस बेसिस पे ट्रेड करता है तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड, सबसे ज़्यादा कॉमन चर्चित में वर्ड यही होता है। फिर है एक वर्ड फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग का मतलब क्या? यूज एडवांस नॉलेज ऑफ द क्लाइंट ऑर्डर टू ट्रेड फॉर पर्सनल गेन। भैया मैंने मेरे ब्रोकर को बोला मेरे लिए शेयर खरीद और ये ले पैसे। ब्रोकर ने क्या किया? मेरे लिए शेयर खरीदने के पहले खुद के लिए ले लिया वही शेयर, ठीक, ताकि उसको सबसे पहले प्रॉफिट हो, ठीक, और फिर बाद में मेरा शेयर मेरे लिए ले रहा है वो, ठीक है। मेरे उसके व्यक्तिगत पर्सनल गेन के लिए उसने मेरे ऑर्डर लगाने के पहले खुद के लिए ऑर्डर लगा दिया। ये कहलाया फ्रंट रनिंग। वो आगे दौड़ रहा है मेरे से, फ्रंट रनिंग, ठीक। और एक वर्ड लास्ट आपका अभी है यहाँ पर इस स्लाइड में है, वो है सर्कुलर ट्रेडिंग। बार बार कौन? एंटिटी, कंपनीज बार बार बाय करेगी, बार बार सेल करेगी सेम सिक्योरिटीज आपस में। दो कंपनीज एक दूसरे की सिक्योरिटीज बार बार खरीद रही है और बेच रही है, कहानी वही है। अभी भी वो चाहते हैं कि मार्केट में इस शेयर की वॉल्यूम यानी एक्टिविटी जो हो वो क्या हो। तो मोटिव क्या था? मोटिव था वॉल्यूम जनरेट हो जाए।
किसी प्रकार से मार्केट में ऐसा लगे कि यार ये शेयर जो है बहुत फ़िलहाल लाइट में चल रहा है, लाइमलाइट में चल रहा है, इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर इसे कहा हमने सर्कुलर ट्रेडिंग। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी वही हो रहा है वॉश ट्रेडिंग में, यहाँ पर भी वही हो रहा है सर्कुलर ट्रेडिंग में। वॉश ट्रेडिंग कर कौन रहा है, बस इतना ध्यान दीजिए, ट्रेडर कर रहा है, ठीक। और यहाँ पर कौन कर रहा है, कंपनीज कर रही है, एंटिटीज़ कर रही है। बाकी फंडा वही है, हाइप करना, वॉल्यूम जनरेट करना ताकि प्रॉफिट जनरेट हो पाए, ठीक। यहाँ पर तो इसका मतलब इस बंदे का तो प्रॉफिट जनरेशन करना ही मतलब है, और यहाँ पे कंपनी अपनी जो है वो शेयर की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना चाह रही है, पोजीशन अच्छा दिखाना चाह रही है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, अभी तक तो इनमें से कुछ भी पूछा नहीं गया है, पर क्या भरोसा है इस बार आ जाए, तो प्लीज़ इसे भी आप रेडी कर लीजिएगा अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला टॉपिक आ रहा है वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती, देखिए जैसे मुझे पर्सनली अपने लिए लोन लेना है तो मैं बैंकर के पास गया, बैंकर ने कहा भैया आपका मुझे चेक करना पड़ेगा क्या, सिबिल स्कोर, ठीक। यानी सिंपल वर्ड में वो बोलता है कि आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना पड़ेगा। क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि मेरी कितनी साख है, मेरी सिचुएशन मार्केट में कितनी अच्छी है कि मुझे मार्केट से क्या मिल जाए, लोन मिल जाए, ठीक है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि 750 का क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर जो अगर अच्छा है आपका, तो आपको ईजिली लोन मिल जाएगा। वही आपका अगर 600 से या 500 हो गया है सिबिल स्कोर, तो आपको लोन मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज़ के लिए भी होता है, कंपनीज़ को भी रेट किया जाता है। कंपनी की रेटिंग जो होती है उस पर ध्यान देते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर इम्पॉर्टेंट है भाई, ठीक। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या करती हैं, वो एवेल्युएट करती है, गणना करती हैं कि कंपनी इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ठीक है। यानी मार्केट से अगर वो उधार लेने की सोच रहे हैं कंपनीज, तो उनको मार्केट से उधार मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, ठीक। तो सिर्फ कंपनीज की आपकी क्रेडिट वर्दीनेस नहीं, इसके अलावा उधार, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डिबेंचर्स वगैरह, गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, इन सब के लिए भी आपकी रेटिंग की जाती है। नाम दिया जाता है CRAs यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। कुछ यहाँ मैंने लिख दिए हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं, होते और भी बहुत सारे हैं, पर कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिए हैं, इन पे आप ध्यान दीजिएगा। फैक्चुअल डेटा है, आने के चांसेस बहुत है, याद आपको करना ही पड़ेगा, तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आता है क्रिजल, CRISIL 1987 में बना, ICRA 1991 में बना, CARE रेटिंग यानी केयर रेटिंग 1993 में, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 1995 में। एक काम और आप कर लीजिएगा, मैंने यहाँ स्किप कर दिया है, इन सब के फुल फॉर्म आप नेट से ढूंढ के निकाल लीजिएगा, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक। मैंने रेडी किए थे मेरे एग्जामिनेशन के लिए, पूछे नहीं गए कभी, पर फिर भी एक बार आप कर लीजिएगा। तो कुल मिला के क्रिजल, ICRA, केयर और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि सबसे पुराना वाला जो है इसमें वो अभी क्या है, सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी इंडिया की थी क्रिजल, ठीक है, 1987 की, ठीक। तो फैक्चुअल डेटा है, याद ज़रूर कीजिएगा इसको, और ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि रेटिंग में इन रेटिंग टर्म्स का मतलब क्या होता है। AAA से लेके D तक जो हम बोलते हैं उसका मतलब क्या होगा। अगर किसी कंपनी को, डेट इंस्ट्रूमेंट को, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को AAA रेटिंग मिली है, मतलब ये हाईएस्ट सेफ्टी वाला इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस लगभग 0 है। ऐसे ही AA है हाई सेफ्टी, A सेफ्टी है फ़िलहाल, BBB मॉडरेट सेफ्टी 50-50, BB लगभग सट्टे वाला काम हो गया है, हो भी सकता है प्रॉफिट, हो सकता है लॉस भी हो जाए। B ये सिक्योरिटी बॉन्ड जो भी है रिस्की है बहुत, ठीक। C ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, और D वाले इसमें हाथ नहीं डालना, ये तो सिक्योरिटी डिफ़ॉल्ट वाली है, आपको लॉस करके जाएगी, ठीक। रेटिंग के इस एब्रीवेशन को आप प्लीज़ याद कर लीजिए, और किस एब्रीवेशन में क्या है
वो आप देख लीजिए। याद करने के तरीके में बहुत सिंपल सा तरीका रखता हूँ हमेशा, जब भी मैं भी करता हूँ, ठीक। मैं ये करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं ये करता हूँ कि मैं बांट लेता हूँ, ठीक। ए के कितने हैं 3, बी के कितने हैं 3 और एक सी डी, ठीक है। ए के 3 को ऊपर से अपन चालू कर लेंगे तो हाईएस्ट हो गया, फिर हाई हो गया, फिर एडुकेट हो गया। बी में चालू किया मॉडरेट, फिर हो गया स्पेकुलेटिव, फिर हो गया आपका हाई रिस्क, और वेरी हाई रिस्क और डिफ़ॉल्ट वाले का सी एन डी। आपको जैसे याद करना आप कर लीजिएगा, पर याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। आने के चांसेस है, ठीक। तो यहाँ जाके आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। बस एक चीज़ जो यहाँ इस स्लाइड में नहीं है वो है फुल फॉर्म। तो आप मेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के, ठीक है, क्रिजल के हो गए, IRA के हो गए, आपके केयर के हो गए, ठीक है, IRD है ये, ठीक है, इनके तो आप कर ही लीजिए फुल फॉर्म याद, ठीक है, और अच्छे से कर लीजिएगा, स्पेलिंग यहाँ भी ना हो, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं हमारे आज के 2 टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको कंप्लीट कर ले। एक होता है ADR और एक होता है GDR, ठीक है। हर एग्जामिनेशन में काम का टॉपिक है, आता ही आता है, ठीक है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो ADR और GDR को हम समझ लेते हैं अच्छे से कि क्या होता है ADR, क्या होता है GDR। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक ही बार में 1 शॉट में ये आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ADR भी हो जाएगा, GDR भी हो जाएगा। सपोज करिए, ठीक, थोड़ा एक काम करते हैं, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा क्लियर अच्छे से ये दिख जाए। जस्ट अ सेकेंड, ठीक जी, बढ़िया। तो क्या कह रहा है पॉइंट कह रहा है कि ADR और GDR, अरे ये तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही करते हैं। सपोज कर लो एक इंडियन कंपनी है, पहला पॉइंट, नाम है इन्फोसिस। अब इन्फोसिस क्या चाहता है? इन्फोसिस चाहता है कि उसको मार्केट से पैसा उठाना है, और वो मार्केट से पैसा उठाना चाहता है बाहर की कंट्रीज से। वो चाहता है बाहर की कंट्रीज़ का, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फोसिस में पैसा लगाए। तो एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि भैया फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टॉक को क्या कर ले, परचेज कर ले। किसके स्टॉक को? इन्फोसिस के, ठीक। तो वो इन्फोसिस के स्टॉक को परचेज कर ले। अब इन्फोसिस के स्टॉक को परचेज करने के लिए उनको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आके लिस्टिंग करानी पड़ेगी। यहाँ पर अपने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, तब वो ये कर सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के फ़ॉरेन के इन्वेस्टर्स को इंडिया में कदम रखना पड़ेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट में कदम रखना पड़ेगा। अब वो काम जो है वो बहुत ज़्यादा लीगल पचड़ में फंसा हुआ काम है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका निकालते हैं। दूसरा तरीका ये कि इन्फोसिस चाहता है कि भैया फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लगाए। वो क्या करता है? वो अपने शेयर को डिपॉजिट करा देता है। किसके पास? एक इंडियन कस्टडियन बैंक के पास, ठीक है। इंडिया की कस्टडियन बैंक, कस्टडियन का मतलब वो बैंक जो शेयर्स को कस्टडी में रख रहा है, ठीक है। तो वो इंडियन कस्टडियन बैंक के पास वो अपने शेयर्स को डिपॉजिट करवा दे। कौन? इन्फोसिस, ठीक। और फिर ये इंडियन कस्टोडियन बैंक इन्हीं शेयर को इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक के पास जमा करवा दे, ठीक। सपोज कर लो हमको यूरोप से पैसा चाहिए था, तो यूरोप का जो इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक होगा वो होगा या तो लंदन में या तो लग्जमबर्ग में, ठीक। तो इंडियन कस्टोडियन बैंक ने, ICB ने IDB को अपने शेयर आगे फॉरवर्ड कर दिए इन्फोसिस के, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है, ठीक। अब जो IDB है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, वो क्या करेगा? वो इशू करेगा क्या? वो इशू करेगा GDR। GDR का फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, ठीक। क्या इशू करेगा? GDR। किसके अगेंस्ट में करेगा? वो शेयर जो उसके पास आए हैं इन्फोसिस के, उसके अगेंस्ट में GDR इशू कर देगा, ठीक। ये GDR अब खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं आपके फॉरेन के इन्वेस्टर्स, ठीक है, वही अपने लंदन और लग्जमबर्ग के स्टॉक एक्सचेंज में या फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू।
इंडिया में एंट्री लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्लियर, समझ में आया? फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक, जीडीआर क्या होता है? जीडीआर होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। इन्फोसिस हमारी इंडियन कंपनी, उसको इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाना है, पर इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने के लिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में एंट्री लेनी पड़ेगी, लिस्टिंग करवानी पड़ेगी एंड वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस होती है। उन सबसे बचने के लिए इन्फोसिस ने क्या किया? इन्फोसिस ने एक इंडियन बैंक को अपने शेयर पटका दिए जिसका नाम था आईसीबी, इंडियन कस्टोडियन बैंक। उसी इंडियन कस्टोडियन बैंक ने शेयर को फॉरवर्ड कर दिया किसको? इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक को। इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक जैसे कि लंदन का बैंक हो गया या लग्जमबर्ग का हो गया या कोई भी यूरोपियन बैंक, अगर यूरोप की बात चल रही है तो उस यूरोपियन बैंक ने या इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक ने उस शेयर जो उसके पास आए हैं इन्फोसिस के, उसके अगेंस्ट में जारी कर दिए जीडीआर। और जीडीआर जो है फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने खरीदे और बेचे उन्हीं के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक, तो इन्फोसिस को पैसा मिल गया। ठीक, काम की बात क्या थी? ठीक, काम की बात यह है कि जीडीआर का फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है, जारी कर रहा है इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक, ध्यान दीजिएगा। और जिसको जीडीआर जो बना हुआ है वो बना हुआ है हमारे इंडियन शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉरेन कंपनी में। ठीक, क्लियर, मतलब यहां पर फॉरेन कंपनी कौन सी थी? इन्फोसिस थी। तो इन्फोसिस के शेयर को रिप्रेजेंट किया गया है जीडीआर के थ्रू। आई होप आपको जीडीआर समझ में आ चुका है। अब जीडीआर के की पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक लिखा हुआ है जीडीआर सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। ठीक, नॉर्मली यूएस डॉलर, यूरो वगैरह में, जर्मन करेंसी में ही ट्रेड होता है। ठीक, इंडियन कंपनी, अपन इंडियन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस एग्जांपल में हमने इंडियन लिया था, वैसे किसी भी कंट्री के शेयर जो है वो जीडीआर के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी एक कंपनी के शेयर्स को। ठीक, और इसी तरह से कंपनी को फंड्स मिल जा रहा है ग्लोबल मार्केट से, तो ये कहलाया जीडीआर। आई होप आपको जीडीआर एक ही बार में समझ में आया होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या सर्टिफिकेट। ठीक, अब इसका जस्ट उल्टा मान के चलिए एडीआर। इस जीडीआर में से जी हटाइए और वहाँ लिख लीजिए ए स्टैंड फॉर अमेरिकन। अब अगर यही काम इन्फोसिस अमेरिका में करना चाहता है, ठीक है, आई रिपीट, यही काम इन्फोसिस अगर अमेरिका में करना चाहता है तो वो कहलाएगा एडीआर। वही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इस बार इंटरनेशनल डिपॉजिटरी बैंक ने जारी नहीं किए, जारी किए यूएस डिपॉजिटरी बैंक ने। और फंडा वही है। फंडा क्या था? भैया इन्फोसिस को पैसा चाहिए। ठीक, वो सोच रहा है इन्वेस्टर्स कहाँ के हो? यूएस के हों, तो उसने आपने इंडियन डिपॉजिटरी बैंक में जमा करवाया शेयर्स, उसी इंडियन डिपॉजिटरी कस्टोडियन बैंक ने वो शेयर फॉरवर्ड कर दिए यूएस डिपॉजिटरी बैंक में। यूएस डिपॉजिटरी बैंक ने उन शेयर्स के अगेंस्ट एडीआर इशू कर दिए और फिर यूएस मार्केट में वो शेयर जो है वो ट्रेड हो रहा है नेशनल अपने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एंड बाकी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, अब क्योंकि यूएस मार्केट में हो रहा है यानी यूएस डॉलर में होगा। ठीक, तो कुल मिला के अगर यूएस में काम करना है तो यूएस में एंट्री लेने की टिकट है भैया। ठीक है, क्लियर, यूएस इन्वेस्टर से पैसा मिल जाएगा, यूएस मार्केट में आपके शेयर दिख जाएंगे, आपकी रेपुटेशन बेटर होगी, यूएस मार्केट अच्छा मार्केट है। ठीक है, और यूएस के कैपिटल को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडीआर और जीडीआर का फुल फॉर्म है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट सर्टिफिकेट, जो जारी किया है यूएस के डिपॉजिटरी बैंक ने। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है। ठीक है, फॉरेन मार्केट से पैसा रेस करने के तरीके हैं एडीआर और जीडीआर। ग्लोबल यानी अमेरिका को छोड़ के अगर बाकी किसी जगह से आप पैसा उठाना चाहते हो कंट्री से तो जीडीआर, और अगर अमेरिका से इशू पैसा उठाना चाहते हो तो एडीआर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, कुछ और फैक्ट्स फिगर्स इसके लिए ध्यान दीजिएगा। एडीआर का फुल फॉर्म अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इसका ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। फिर कह रहा हूँ फुल फॉर्म को ध्यान से कीजिएगा, वो फुल फॉर्म में 4 ऑप्शन दे देते हैं और ऑप्शन में भी स्पेलिंग मिस्टेक करके बोलते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा सही है। एडीआर यूएस मार्केट में ट्रेड होता है, जीडीआर मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है। एडीआर में जिस करेंसी में ट्रेड होता है एडीआर वो यूएस डॉलर होता है बेस करेंसी, और यहाँ पे वो यूएस डॉलर भी हो सकता है और यूरो या बाकी करेंसी भी हो सकती है। रेगुलेटरी बॉडी जो है वहाँ की यूएस की एसईसी है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सेबी है वहाँ की एससीसी है। और जीडीआर में जिस कंट्री में हो रहा है ट्रेड वहाँ क्या जो होगा आपका रेगुलेटरी बॉडी।
ट्रेड वेन्यू यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा, ये इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा। इन्वेस्टर बेस कहाँ से पैसा उठेगा, यूएस के इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे, ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट वेरी हाई है, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडीआर इशू करना है तो अमेरिका के बहुत चोचले हैं। अमेरिका के जो सिक्योरिटी एक्सचेंज काउंसिल है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है और वहाँ वो बिल्कुल नॉर्म्स पूरा मतलब पेपर वर्क पूरा करने के लिए कहते ही कहते हैं, और कंपैरेटिवली जो एडीआर में इतना नहीं है, ठीक है। सिंगल कंट्री से पैसा उठाना है यूएस से तो फिर एडीआर, मल्टीपल कंट्री से पैसा उठाना है तो फिर जीडीआर। तो ये होगा तुम्हारे एडीआर और जीडीआर के टॉपिक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुके होंगे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही छोटा लेक्चर बनाया है जानबूझ के, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि सर लेक्चर बहुत बड़े हो रहे हैं तो आप छोटे छोटे बना दीजिए, तो हम चलते फिरते मैं भी उन्हें सुन लें और देख लें, समझ लें। तो मैंने आपके उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का टॉपिक जो है बड़ा छोटा रखा, सेबी और एडीआर और जीडीआर और क्रेडिट के रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है या और डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप मुझे मेरे स्लाइड में नीचे चलते हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक। मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। देखिए जहाँ पर यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, पर वो लेक्चर्स जो है उनमें बेसिक तो जो है वो आपको फ्री में मिल जाता है पढ़ने को, बाकी वो फिर बाद में कहते हैं कि भैया आपको डिटेल में पढ़ना है या और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको हमारा पेड कोर्स लेना पड़ेगा। भाई मेरे पास ऐसा कोई पेड कोर्स नहीं है, ना कोई ऐसा पेड कोर्स बनाने की मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि जो तैयारी मैंने करी थी, जिस तैयारी के साथ मैंने हर बार MPPSC एग्ज़ाम क्लियर करी, मैं वो तैयारी आपके साथ भी साझा करूँ, आपकी भी हेल्प हो जाए। तो मैं पढ़ा वही रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत सारा कुछ है डिटेल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर आप डिटेल में मुझसे ये पढ़ना चाहते हैं या डिस्कशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट कर सकते हैं या कॉल भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेहनत लगती है लेक्चर्स बनाने में, ठीक। खुद के लिए पढ़ना बहुत आसान होता है, पर पढ़ाना जो है उसके लिए तैयारी लगती है। तो तैयारी के लिए ही सही आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। गुड बाय।